वक्फ बाय यूज़र का ये प्रोविज़न हटाना चाहते हैं। वक्फ बाय मतलब अगर वक्फ बाय यूज़र का अगर हमारे पास कोई निज़ाम शाही हो या कुतुब शाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूज़र में अगर आते हैं तो वो प्रोविज़न हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है। वो वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड के पास है। ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टी से। और इसमें उसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविज़न है, लिमिटेशन का प्रोविज़न भी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स, चाहे रियल्टर्स हो, कोई हो, अगर वफ़ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वफ़ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरज़ोर इसकी हम मुखालिफत करते हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी में अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके किसी के अगर कोर्ट में डालते हैं केस के कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स को लेके, तो आपको पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोविज़न अगर आप रखेंगे तो जितने भी अगर जायदादें हैं, अगर कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो अगर कोर्ट को जाना चाहता है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है प्रॉपर्टी के कॉस्ट के हिसाब से। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से वफ़ की जायदादों को अपने जो रियल्टर्स, अपने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके दोस्त थे हुकूमत के, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से इवैक्यू प्रॉपर्टी से आपको दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी वगैरह में इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ का इनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि लिमिटेशंस को हटाए, ये इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को हटाए, ये कलेक्टर्स को पावर्स दे दें, ताकि क्योंकि कलेक्टर्स को इसलिए पावर्स देना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट से हमारे केसेस चल रहे हैं। हमारे लैंड के जो केसेस चलते हैं वो गवर्नमेंट से। अगर कलेक्टर के पास से अगर कलेक्टर ही जज है और कलेक्टर भी उसका पार्टी अगर है तो हमारे हक़ में कैसे फैसले आएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ये एक वार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम आज की मीटिंग में हम इसको बहुत हम कंडम किए। उसके बाद हम ये बिल के ऊपर हम इन डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। मेरे साथ हमारे मोज़ेस मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ हम एक और 2 रेजोल्यूशन हम ये किए हैं कि ये JWC जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, आज के मीटिंग में हम ये भी रेजोल्यूशन किए हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से JWC में, क्योंकि 30 तारीख को दूसरे बोर्ड्स को भी वो लोग इनवाइट किए हैं, तो हम जल्द से जल्द तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी हमारे सुनवाई के लिए, हमारे ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, हमको टाइम मांगने के लिए हम लोग उनको इमीडिएट आज है सो हम उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। ये भी हमारे आज मीटिंग में फ़ैसला किया गया। उसके साथ साथ जितने भी ये भी एक फ़ैसला किया गया कि जितने भी नॉन कांग्रेस आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग खुसूसी तौर पर वक्फ बिल 2024 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है और वो जो है जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफ़र की गई है, उस बारे में मीटिंग हुई, जिसमें इस मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी शिरकत किए थे। काफ़ी लीगल पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली। सबसे पहली बात यह है कि जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी जो होती है उसको इन्वेस्टिगेशन पावर होता है, उसका डिसीजन वैलिड होता है। ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये सिर्फ सजेशन दे सकती है। सबसे बड़ा पैरालिसिस ये है कि ये कमेटी को सजेशन देना का इख्तियार है, ये कमेटी सम्मन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और ये जो बिल है, कोई भी बिल लाने से पहले खुसूसन फ़िरक़ा परस्त और मरकज़ी हुकूमत ने जो नैरेटिव पेश करता है वो नैरेटिव बिल्कुल ही टोटली गलत है। पहले एक सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया के ज़रिए एक चीज़ वेग तौर पर फैला दी जाती है कि ये प्रॉपर्टीज़ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान गैस वालों की प्रॉपर्टी है। चेयरमैन साहब ने वाज़े कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ डोनेट किए हुए। देखिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए एक बॉम्बे में ऑथराइज ऑफिसर होता था, वो ऑक्शन करता था।
काफ़ी लोग कॉरपोरेट कंपनीज वगैरह ख़रीदे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लेफ़्ट ओवर थी वो चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन CCLA के हवाले की गई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का पहले तो कोई ताल्लुक़ गवर्नमेंट के जायदादों से नहीं है। ये हर इंडिविजुअल एक कॉज के लिए, चैरिटी, रिलीजियस और वेलफेयर के लिए, इवन इसमें अलल औलाद भी जो होता है वो चाहता है कि अपनी औलाद के लिए ये प्रॉपर्टी तयख़ुन रहे। वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। वक्फ कैन बी द ओनली सोल्यूशन टू रिमेन द प्रॉपर्टी एज वक्फ। दूसरे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सेल कर दिया जा सकते हैं। इसमें कितने भी अब एनक्रोचर्स हो, दे कैन बिकम ए पीसफुल टेनेंट बट दे कैन नॉट बिकम ओनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ले लें। अगर किसी भी पहलू से कोई भी कारपेट बिछा के आप ऑफिशियल फेवर्स लेके वक्ती तौर पे अगर ओनर बन जाते हैं तो आप कभी ओनर नहीं बन सकते। कोई भी बड़े से बड़ा कॉरपोरेटर हो, किसी और हो, एट ए पॉइंट ऑफ लॉ वो जाके जो है टोटली गिर जाएगा। वो टेनेंट ही रह सकता, ओनर कभी नहीं बन सकता। इन्होंने दो नैरेटिव इसमें खींचा। एक वुमेन जो प्रपोज कर रहे हैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरा जो एक्ट, सर्वाइविंग एक्ट जो है 1995 पूरा ख़त्म कर दे रहा है ऑलमोस्ट। उसको पूरे कोई डिफंक कर दे के एक नया एक्ट ला रहे। वो टाइटल तक चेंज कर दिए, ज़रूरत नहीं है उसका टाइटल। वक्फ एक्ट जाके मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ना एफिशिएंसी है, ना एम्पावरमेंट है, ना डेवलपमेंट है। सिर्फ नाम चेंज करके लोग ये बताना चाह रहे हैं। आप अगर अब जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, हम लोग, मैं लायर हूँ हाई कोर्ट का, जब भी अमेंडमेंट आते हैं वो जो एक्ट को स्ट्रेंथन करने वास्ते अमेंडमेंट आता है, एक्ट को और पावरफुल करने वास्ते। जो एग्जीक्यूशन जो पावर होता है, जो लिहाजा वक्फ एक्ट जो बनाए गए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने वास्ते बनाया गया। उसके अंदर कैसा और प्रोटेक्शन करना, एग्जीक्यूट कैसा करना, जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ चले गए हैं, कोई लोग ग्रैब करे हैं, कोई एनक्रोच करे हैं, उनको कैसा रिकवरी करने, वो एक्सरसाइज 1955 एक्ट आया। उसके बाद 1995 एक्ट आया, 2013 में अमेंडमेंट आया। स्लोली वो एफिशिएंसी बढ़ाते गए, बोर्ड को पावर देता गया। सो इंडिविजुअली सो ईजीएबल, क्योंकि ये एक्ट जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं तो जो डिले है प्रॉपर्टीज रिकवर करने वास्ते बहुत डिले हो रहा कोर्टों में। लिहाजा बोर्ड को पावर दे के जो भी है इंक्वायरी करके बोर्ड रिकवरी करना और ट्राइब्यूनल को रिकमेंड करना, ऐसे कोई चीज़ें होती थी। अभी वो पूरे ख़त्म हो गया। मैं एक चीज़, 2-3 सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो अमेंड कर रहे हैं उसके बारे में बात। सेक्शन 14 है जो वक्फ बोर्ड बनता है, वो डेमोक्रेसी प्रोसेस में रहता था, इलेक्शन होता था और वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर्स भी हो और चेयरमैन हो, कोई भी गलती करते हैं उन लोग निकालने का पावर था, उन लोगों को उनके ऊपर एक्शन लेने का कुछ पावर था। अभी पूरा ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट इज़ 100% इज़ कस्टोडियन फॉर दिस वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जिसको अपॉइंट करें उन लोग ही मालिक है, 5 साल तक रहेंगे। दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक है। ये चीज़ बोर्ड के अंदर हमारे, क्योंकि चेयरमैन साहब डिटेलली बोले हैं प्रॉपर्टीज़ किसके है, कहाँ से आए, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ये नहीं है। और एक जो बोर्ड के अंदर 2 ग्राम पंचायत एंड काउंसलर्स को भी लाना चाह रहे हैं। तो क्यों लाना चाह रहे हैं? अभी नए लोगों को लाना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए रूल रखना चाहिए? ये मकसद से इन लोगों, न्यू लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। दो नॉन मुस्लिम्स को, लेडीज़ को लाना चाह रहे हैं। तो शरीयत ला यहाँ पे उन लोगों को नॉलेज नहीं रहता। शरीयत जहाँ पे आप बैठते हैं तो शरीयत के बारे में बात करते हैं, कोई लोग शरीयत के एगेंस्ट बात करते हैं, मोहम्मद अल्लाह के बोलते हैं ये क्या हाल। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो लड़ाई में बदल जाता है। बस आगे चल के एक चीज़ होती है कि एक कुछ लड़ाई झगड़े की बात होती है, इन्हों गलत है, इन्हों सही है। बोर्ड में बैठ के लड़ाई लगा के फितना पैदा करना और ये हालत करना। तो दूसरी चीज़ है अमेंडमेंट सेक्शन 36, नो वक्फ शैल बी क्रिएटेड विथआउट एग्जीक्यूशन ऑफ वक्फ डीड। वक्फ डीड के बगैर कोई भी वक्फ नहीं दे सकता। और साइमल्टेनियसली सेक्शन अमेंडमेंट 7A में ये बोल रहे आप कोई भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट रहा तो तुम वक्फ नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर्टी में छोटा भी कोई डिस्प्यूट डाल दिया वो प्रॉपर्टी आप नहीं कर सकते। मतलब इनडायरेक्टली कोई भी वक्फ मत करो प्रॉपर्टीज़, वक्फ आगे चल के कोई भी वक्फ नहीं करना। अगर डिस्प्यूट रहा तो कौन इंक्वायरी करना।